हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो विधायिका का चैप्टर चल रहा था। तो इसमें से इसके जो भी मतलब कि यहाँ पे हमने देखा था कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, तो इसके कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, तो एक दो पॉइंट की चर्चा हम लोग कर चुके थे एंड काफ़ी लंबे टाइम से आपकी ये वीडियोज नहीं ला पाई मैं, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब थी। बट अब बहुत अच्छी तरीके से हम ठीक भी हो चुके हैं एंड अब आपकी क्लासें भी रेगुलर आएंगी। तो यहाँ पे हम क्या बातें कर रहे थे कि संसद जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे करती है। ठीक है, तो हमने कार्यपालिका के बारे में पहले ही बातें सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, यानी कि इसके पहले जो चैप्टर था उसमें कार्यपालिका बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। एंड जो भी उससे कार्यपालिका वाले जो भी एक दो पार्ट में वीडियो हैं, तो आप में से जो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप सुनिए, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझ में आई होगी और आएंगी भी। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि सरकार के हमारे 3 अंग होते हैं, तो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। लेकिन ये है क्या? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये है क्या चीज़। कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है या न्यायपालिका क्या है, कौन किसके अधीन है या कौन किसके से फ्री है या किसके पास कितनी पावर है, किस में क्या है, ये जानना जो भी पॉलिटी आप लोग पढ़ रहे हैं और अपने सिलेबस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग कार्यपालिका तो फिनिश कर चुके हैं एंड विधायिका की बात कर रहे थे, और विधायिका में भी काफ़ी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। तो और हमने ये भी देखा था कि जो संसद है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, या विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, और संसद में आपको यदि मैं बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपके पता है कि संसद के भी 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के पावर के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि किस में कितनी दम है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा लोकसभा पावरफुल है या ज़्यादा राज्यसभा पावरफुल है, वो चीज़ें भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बारे में अलग अलग से पूरा समझ भी चुके हैं क्या कैसे है। तो वो आप लोग यदि रेगुलर देख रहे होंगे तो बिल्कुल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। बट जो नए हैं उनके लिए है कि आप लोग को यदि स्टार्टिंग से देखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो क्लास 6 से ही ना देखिए, लेकिन जो 11th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है उससे ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा एक लिंक बन जाता है जब हम स्टार्टिंग से करते हैं। और आज मुझे आप सुन रहे हैं तो आज आपके तो बिल्कुल 10 फुट ऊपर से, माइंड के 10 फुट ऊपर से जाने वाला है कि मैडम क्या बकबक कर रही है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। तो इसलिए स्टार्टिंग से कोई काम किया जाए तो बेहतर होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो संसद है वो कार्यपालिका को नियंत्रण में कैसे रखती है। ठीक है, तो इसकी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो लोग हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एंड उसके बाद देखें कि संसदीय नियंत्रण के साधन, तो इसमें भी हम लोग बातें कर चुके हैं। यहाँ पे ये था कि बहस और चर्चा, मैंने बहस और चर्चा दोनों का भी मतलब आपको समझाया था। ठीक है, कि बहस कैसे होती है, चर्चा किस आधार पे होती है, कैसे होती है। देन क्या होता है कि कानूनों की जो स्वीकृत या अस्वीकृत। ठीक है, तो हमें ये नेक्स्ट पॉइंट कंप्लीट करना था कि इसमें क्या हुआ, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें क्या है, संसदीय नियंत्रण के ये साधन है कि किस तरीके से वो नियंत्रित कर सकती है। तो इसमें हमने देखा था जो आपकी बहस वाद विवाद होता है कि मतलब प्रश्नकाल होते हैं, शून्यकाल होता है, और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारांकित क्वेश्चन होते हैं, अतारांकित क्वेश्चन होते हैं। तो उनमें से क्या है, मौखिक में आंसर दिया जाता है, किसी का लिखित में दिया जाता है, किसी का कुछ टाइम बाद दिया जाता है आंसर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं यदि कि कानूनों की स्वीकृत या अस्वीकृत। ठीक है, तो इसमें यदि बात करें तो क्या होता है कि कानूनों को मंजूरी देने या ना मंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। यानी कि कोई भी कानून बन रहा, ठीक है, तो अब मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आपको तर्कों और तथ्यों के आधार पर हमेशा बातें करनी है, हवाई में नहीं उड़ना है। ठीक है, कि जब भी कोई कानून आ रहा, कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा, आप भी उसमें शामिल हो जाओ। भाई आप उससे समझो अच्छे तरीके से। एंड आप अब पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वहाँ पे आपकी समझ बहुत मायने रखती है। और हो सकता है कि जिसको भी पता चलता हो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, तो आपके द्वारा कही गई बातें वो हो सकता है कि आंख बंद करके भरोसा करने की कोशिश भी करे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि यूपीएससी वाले बंदे परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पूरे तरीके से ही, लेकिन हाँ कि उनके पास नॉलेज रहता है। वो तर्क और तथ्य के आधार पर ही बात करेंगे, इधर उधर की बातों से कोई मतलब उनका नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी कानून वगैरह है तो कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा, क्या उसकी प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आप
पता करेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे कि अच्छे तरीके से एक गुड पर्सन की तरह आप बातों को रखें एंड ऐसे रखें कि हमारी, वो कहते हैं ना कि हमारी आवाज़ भारी नहीं होनी चाहिए, हमारे शब्द भारी होने चाहिए कि लोगों को जो जितने वर्ड बोलें वो समझ में आ जाए एक ही बार में। तो इसमें क्या बताया गया कि जो कानून है, तो कानूनों को मंजूरी देना, कि कोई भी कानून बन रहा है, हमने देखा कि सिविल सर्वेंट होते हैं, उनके द्वारा ही वो सारी प्रोसेस की जाती है, बट मंजूरी देना या ना मंजूर करना सिविल सर्वेंट के हाथ में नहीं होता है। वो किसके हाथ में होता है? तो वो संसद के पास है। ठीक है, अब संसद के पास, आई होप कि मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि संसद जब भी बोलेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही आने वाले हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इसमें से क्या है कि कानून जब भी बनेगा उसको मंजूर करना, नामंजूर करना किसके पास है? संसद के पास है। बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिए इसे। और इस अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। यहाँ पे भी वो क्या करती? कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। और आपको कार्यपालिका में पता है कि कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, नौकरशाह है। ठीक है, ये चीजें आपको पता चल चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। कोई भी विधेयक आए आपका, कोई भी, ठीक है, XYZ कोई भी आ रहा, वो जब संसद के, मतलब संसद से स्वीकृति उससे मिलेगी, संसद से जब पास होगा तभी वो कानून बनेगा। अदरवाइज बहुत ऐसे विधेयक होते हैं जो पेंडिंग में पड़े ही रहते हैं। ठीक है, देन क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम देखें कि जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन यह मान कर नहीं चला जा सकता है कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। और इस सहमति के लिए क्या होता है कि शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते होते हैं। यदि हम बात करें कि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में बहुमत ना हो, ठीक है, क्योंकि संसद में तो दोनों आ रहे हैं, और यदि हम देखें कि लोकसभा में मेजॉरिटी किसी भी विधेयक के लिए मिल जा रही है, बट राज्यसभा में क्या हो रहा है कि उसके लिए बहुमत नहीं मिल पा रही है। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, 1977 में क्या हुआ था कि जनता पार्टी और इसमें 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ था कि वहाँ पे नहीं सहमति मिल पाई थी। तब क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। देन अनेक विधायकों जो विधेयक होते हैं, तो मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000 को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकपाल वाला जो विधेयक आया है, आज के लिए आपका होमवर्क भी बहुत अच्छे खासे तैयार होने वाला है कि लोकपाल के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी डिटेल इसकी छान मारनी है। ठीक है, क्योंकि लोकपाल बहुत दिनों से पेंडिंग में था। जो लोकपाल वाला विधेयक था वो अभी तक नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी जो हम NCERT पुरानी पढ़ रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के द्वारा इसे परमिशन नहीं दी जा रही थी, इसमें सहमति नहीं व्यक्त की जा रही थी। और आतंकवाद जो निरोधक विधेयक भी थे उसमें भी क्या किया गया कि पहले नहीं दिया जा रहा था, हालांकि अब दोनों पे ही बिल पास हो चुके हैं, कानून बन चुका है, लेकिन पहले नहीं था। आपको पता है कि लोकपाल काफ़ी चर्चित थे अभी साल 2 साल 3 साल पहले, तो आपको उसकी पूरी डिटेल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की क्या क्या उसमें समस्याएं आई, कैसे कैसे किन किन उससे गुजरा, और कैसे ये लोकपाल वाला जो मैटर था मुद्दा वो सॉल्व होता है। ठीक है, और अब अपने यहाँ पे हम देखें तो लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है अपने देश में। और आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इसके लिए 3 संस्थाएं हैं आपकी, एक लोकपाल है, एक CBC करके है, एक CBI है। ठीक है, तो ये तीनों ही काम करती हैं करप्शन को लेके। तो ये बात आपको याद रखनी है, लोकपाल भी इसमें स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ पे पूरा आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं लोकपाल पढ़ाने लगी तो काफ़ी ये चैप्टर पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका यही है कि लोकपाल के बारे में आपको पढ़ना है पूरा। तो इसमें से क्या हुआ, यानी कि इसमें एग्जाम्पल जो दिया गया है कि राज्यसभा ने स्वीकृत नहीं किया और राज्यसभा की सहमति नहीं मिलेगी तो बिल पास नहीं होने वाला है, ये कंफर्म है। ठीक है, कि संसद में दोनों ही है भाई, एक ही घर के 2 भाई हैं और काम करना है तो क्या करना पड़ेगा,
दोनों भाइयों की सहमति बराबर बराबर की जरूरी है। और यदि एक भाई भी आनाकानी कर रहे हैं तो दूसरे भाई के मत्थे बस कुछ नहीं हो सकता। पापा भले ही सोचे कि हम सिग्नेचर कर देंगे तो भी मतलब ऐसा होता है। थोड़ा सा इसे और अच्छे से समझिए कि मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में दो भाई हैं, ठीक है। दोनों भाइयों के बीच में एक कोई यहाँ पे मैटर फंसा हुआ है। अब इसमें क्या करना है कि एक भाई साहब तो कह रहे हैं कि हम इसमें बिल्कुल अपना 100% दे रहे हैं, हम सहमत हैं। लेकिन एक भाई साहब कह रहे हैं कि भैया इसमें सुधार करो, ये अभी मैटर सही नहीं है, इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। और जब तक सुधार नहीं करते हो आप, या हमें ये मैटर ठीक नहीं लगता, हम इसमें अपनी सहमति नहीं दर्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपके जो पापा हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जैसे यहाँ के लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गया, और ये राष्ट्रपति। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे पापा है आपके, पापा कह रहे हैं कि इनके साइड है, इन भाई साहब के साइड है कि चलिए ठीक है, हाँ ये बेटे कह रहे हैं कि ऐसा होता है तो हम इसमें अपना सिग्नेचर या अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भैया ये छोटे बेटे तो जिद ठान के बैठ गए कि नहीं, नहीं करना है ऐसा। तो कितना भी ये कोशिश कर लें कि हम इसमें सहमति दे देंगे, कोई इनके पास ना तो पावर है ना तो हिम्मत है, ठीक है। ये नहीं कर सकते हैं जब तक कि दोनों बेटे उसमें सहमति अपनी नहीं दर्ज करेंगे। इन द सेंस कि जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा अपनी सहमति दर्ज नहीं करेंगे, राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। या ऐसे कहें कि उनके पास वो विधेयक जो है वो जाएगा ही नहीं सिग्नेचर के लिए। और यदि दोनों ही सहमति दर्ज कर देते हैं और राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते हैं तो भी वो विधेयक विधेयक ही रह जाने वाला है। तो इसमें हालांकि ऐसा होता नहीं। राष्ट्रपति के बारे में आप लोग तो देख ही चुके हैं कि कितनी पावर है, उनको सिग्नेचर करनी ही पड़ती है। तो ऐसा कुछ है नहीं, पुनर्विचार के लिए वो भेज भी सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि आप एक ही बार भेजोगे दोबारा तो आपके पास भी इतनी हिम्मत नहीं है, तो वो करते ही हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात आप याद रखिएगा कि यदि लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित हो भी जाए और राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो विधेयक विधेयक ही रह जाएगा, कानून फिर नहीं बनने वाला है। राष्ट्रपति की सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है कानून बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देन अब हम आगे बात करें कि वित्तीय नियंत्रण। इसमें वित्तीय नियंत्रण का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि पहले ही जो कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है, ठीक है। कि जब बजट आता है आपका, वहाँ पे सारी व्यवस्था की जाती है कि हमने पहले क्या खर्च किया, अब क्या करने वाले हैं, देन हम आगे की क्या प्लानिंग बनाने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है कि हमने पहले कितना किया, पहले से कितना हमने ज़्यादा किया, किस सेक्टर पे कम किया, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अब हम क्या क्या करने वाले हैं एंड फ्यूचर में हमें क्या क्या प्लानिंग बना के चलनी पड़ेगी, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें बजट में होती है। कि हमारे पॉकेट मनी में कितना रुपया है, हमने पहले किस हिसाब से खर्च किया तो कितना बचा पाए, अब कैसे करते हैं या आगे के लिए कैसे बचा पाएंगे, वो हम पहले से ही तय करते हैं। और इसी तरीके से इसमें भी बताया गया है। देन हम आगे देखें कि संसदीय जो स्वीकृत के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के कारण जो विधायिका को कार्यपालिका के यहाँ पे देखें खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। और सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से क्या होता है कि विधायिका मना कर सकती है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होता, मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृत करने से मतलब करने के पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। और वह क्या करती है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। तो ये दोनों ही आप पद याद रखना है, कौन कौन से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। और उसके बाद एक है लोक लेखा समिति। दोनों ही पदों के बारे में लोकपाल के साथ साथ आज आपको कैग भी पढ़ना है और आपको लोक लेखा समिति के बारे में भी पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, एंड नहीं दिया गया है तो आपको गूगल में मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको छान मारनी है, यानी इन तीनों ही टॉपिक का पोस्टमार्टम आज आपको कर ही डालना है, बहुत ही ईमानदारी के साथ।
ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया आपने सुन लिया, आपको करना भी है, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि ये 2 रिपोर्ट होती हैं, तो इसके आधार पर कि धन का दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे कहाँ पे जिस सेक्टर के लिए हमने धन दिया था और क्या उस सेक्टर पे रियल में काम हो पाया है, कि हमने किसी राज्य को दिया कि बिजली के लिए कि आपको पूरे इसमें अपने राज्य में बिजली की व्यवस्थाएं करनी है, और हम देखेंगे कि क्या पूरे देश में ऐसी व्यवस्थाएं हो पाई हैं या पैसा बीच वाले ही गटक गए हैं। वो सारी चीज़ें कौन देखेगा, इन लोगों की रिपोर्टें आती हैं, ठीक है, वो चीज़ें वो क्लियर करेंगे। दिन क्या होगा कि लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के दुरुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। इसका एक ही मात्र उद्देश्य नहीं होता कि बस जो पैसा है वो सही डायरेक्शन में लगाया गया या नहीं, तो इतना बस नहीं है, और भी कुछ काम है। देखते हैं क्या काम है यहाँ पे, कि वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो नीतियाँ भी जो होती हैं उस पे भी विधायिका सरकार के जो नीतियाँ होती हैं उनमें नियंत्रित रखती है कि किस तरीके से क्या बनाया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है आप इनको ना बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। एक एक टॉपिक इसके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे अब आता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की यदि हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन क्या होता है कि जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने कि सदन की यह शक्ति वास्तविक कम काल्पनिक ज़्यादा होती है। तो इसमें से क्या हो गया कि जब तक उनके पास बहुमत दल है, ठीक है, तो इसमें से वो वास्तविक शक्तियां तो सरकार को हटाने के लिए सदन के पास ऐसा कोई रीजन होता नहीं कि उन्हें ऐसे ही हटा दे कि बहुत दिन हो गए आपको, अब यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, 2-4 साल आपने गुजार लिए, अब कोई दूसरी सरकार आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब उनका विश्वास यानी कि खत्म हो जाता है या कि विश्वास मत वो अपना नहीं दे पाते हैं, फिर वो चाहे अपनी स्टेट की कैबिनेट हो या सेंटर की कैबिनेट हो, दोनों के लिए ये लागू होगा। तो इसमें से बताया गया है कि काल्पनिक ये ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें, लेकिन क्या होता है कि सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा, ठीक है। आपको अविश्वास प्रस्ताव याद आ रहा हुआ, तो मंत्रिपरिषद में हम लोग पढ़ चुके हैं। जरा थोड़ा दिमाग में जोर डालिए। तो जो मंत्रिपरिषद था उसमें भी हम लोग अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखे हैं कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे 1989 की घटना बताई जा रही है कि उसके बाद से क्या हुआ कि अपने प्रति सदन, ठीक है, के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा है। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया, क्योंकि क्या होता है कि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए ना रख सकी। यानी गठबंधन की सरकार बनी और वो क्या किया कि उनका मतलब भरोसा, या हम कहें कि जो भी उन्हें लॉलीपॉप खिलाए रहे होंगे कि हम आपको ये पद देंगे, ये पोस्टें देंगे। तो अब गठबंधन की सरकार में कि 2 अलग-अलग पार्टियां गठबंधित होंगी यहाँ पे और इकट्ठा होकर सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। तो भाई उसमें होता है ना कि हम आपके साथ मिल रहे हैं तो कुछ हमें भी अच्छा-अच्छा मिलना चाहिए। पता चले कि आपके साथ हम मिल भी रहे हैं और हमें आप मंत्री पद नहीं दे रहे हो, कोई पोस्ट ही नहीं दे रहे हो हमें, बस हम एक विधायक के तौर पर ही काम कर रहे हैं। तो फिर उसमें से कहीं न कहीं उनके मन में भी खटकता रहता है। और ऐसे केसेज़ आप लोग देखे भी होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे कि ऐसा कहीं न कहीं कुछ होता रहता है, ठीक है। तो इसमें से कि यही बताया गया है कि 1989 के बाद से ऐसा कुछ देखने को मिला है कि गठबंधन की सरकारें तो बनी, लेकिन उनमें उनके जो भी सहयोगी थे उन्हें अब बहुत अच्छे तरीके से जो भी उनकी डिमांड थी उन्हें फुलफिल नहीं कर पाए, एंड इस्तीफा सरकार को देना पड़ा। क्योंकि यदि आधे विधायक मंत्री चले गए तो आप तो विश्वास प्रस्ताव आपको बिल्कुल पेश करना ही पड़ेगा। आप विश्वास नहीं दे सकते हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रकार से संसद जो है वो कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। यानी आपकी संसद जो है वो कार्यपालिका को बहुत अच्छे तरीके से, ये जो तरीका है उससे नियंत्रित रख सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है। परंतु इसके लिए जरूरी है कि क्या हो, सदन के पास पर्याप्त समय हो।
यानी कि सदन के पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त टाइम होना चाहिए, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें, तथा क्या होता है कि सरकार तथा विपक्ष में आपस में क्या होता है, समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशक में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे जो भी समय में क्या होता है, उत्तरोत्तर गिरावट आई है। और उसके बाद बात करें कि इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गण पूर्ति यानी कि कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही हैं, जिससे क्या हुआ कि वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। कि जो भी आपका वहाँ पे था कि आपको को ये जो कोरम है ना, इसके बारे में यदि आप थोड़ा सा देखें कि क्या होता है कि 50% कम से कम एक सदन में मेंबर होने चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे जब भी गणपूर्ति लिखा हुआ आपको कि दोनों सदनों में, कि यहाँ पे कम से कम जितने भी आपके मेंबर हैं उनका 50% तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से इसमें जो भी क्योंकि यहाँ पे टाइम चाहिए, और टाइम यदि नहीं आप प्रॉपर दे पा रहे हो, प्रॉपर बैठकें नहीं करवा पा रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट का आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे इसमें सेंटर और स्टेट का मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों में ही कहीं ना कहीं एक ही प्रावधान लागू होता है कि जो आपके स्टेट की कैबिनेट है, जो आपके सेंटर की कैबिनेट है, तो यहाँ पे कोई भी यदि प्रस्ताव अपना यानी कि विश्वास खो देता है तो फिर उसे तो ऑब्वियसली इस्तीफा देना पड़ेगा। कमलनाथ जी इस्तीफा दे के अपना चले गए थे, क्योंकि अपना जब राज्यपाल के द्वारा मांगा गया कि आप अपना विश्वास प्रस्ताव दीजिए तो वो नहीं दे पाए, क्योंकि उनके आधे विधायक उन्हें छोड़ के जा चुके थे। इसी तरीके से आपका यहाँ लोकसभा में भी होता है। तो लोकसभा और राज्य की विधानसभा को आप एक ही साथ करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी तरीके का। फिर इनमें से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप बहुत आसानी से उसे मतलब कर लेंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे आगे देखें जो है इसमें कि इसमें यदि देखते हैं कि क्या होता है, संसदीय समितियां काम क्या करती हैं। जो आपकी संसदीय कमेटियां हैं वो क्या करती हैं, कमेटियों की अभी कुछ टाइम पहले ही हमने बात किया। तो अब देखते हैं इसके बारे में कि इनका क्या क्या रोल है, कैसे कैसे ये करती हैं। होता क्या है कि विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और समितियां जो होती हैं आपकी कमेटी केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कमेटियों के बारे में भी पूछा जाता है, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या बताया गया कि विभिन्न यानी कि जितने भी तरीके के विधायी कार्य आपके होंगे उनमें समितियों का गठन संसदीय कामकाज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पे है। ठीक है, कि इनका गठन आपको करना ही है। और ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं कि सिर्फ कानून बनाने के लिए आप इनका यूज करोगे, जहाँ पे सदन में जो भी दैनिक कार्यों में कुछ भी जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके लिए भी इनकी इम्पोर्टेंस रोल रहती है। अब उसके बाद बात करें कि चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है और इसलिए इसके पास क्या होता है कि उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है और इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिएगा, जो कानून की मैं बात कर रही कि तर्क और तथ्य के आधार पर आप बात किया करो, तो कोई भी कानून बने तो आज आपको ये ऐसा लगता हो यदि कि मोदी जी को सपना आया कि आज कृषि बिल लानी चाहिए या सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाना चाहिए, और कल वो सुबह जाके संसद में बोल देते हैं कि कल हमें सपना आया था और आज हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लंबी प्रोसेस होती है एक कानून लाने के लिए, उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मत होता है, ना कि वहाँ पे आपके राजनेताओं का मत होता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मत होता है, यानी कि आप और हम जो अभी 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे किताबों पे अपनी नज़र गड़ा के बैठे हैं, तो ऐसे बुद्धिजीवी वहाँ पे काम करते हैं। ऐसे नहीं कि जो 5वीं फेल हैं, 10वीं फेल हैं, वो जाके विधायक बन गए, सांसद बन गए, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और विधेयक ला रहे हैं। जरा इस पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा, ठीक है। जब भी कभी बोलिए थोड़ा सोच समझ के बोलना है। तो इसमें क्या बताया गया है
कि हमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन संसद की जो बैठकें होती हैं काफ़ी थोड़े टाइम के लिए होती हैं। तो इसमें से क्या होता है कि इनमें जो भी जितने भी कानून लाते हैं तो ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत होती है, और इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालय जो होते हैं, आपके मिनिस्ट्री होती हैं, कि अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभाग जो होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, के द्वारा किए गए खर्चों की जांच कि किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा खर्चा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। ठीक है, ये सारी कमेटियां इनके लिए गठित की जाती हैं, और संसदीय समितियां यह सब कार्य करती हैं। 1983 से क्या हुआ था कि भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली स्थापित की गई, यानी कि पहले अस्थायी कमेटियां चलती थी, और 1983 के बाद से ही उसमें आपकी स्थायी कमेटियों की बात की गई है। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देन क्या हुआ कि विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 कमेटियां हैं या 20 समितियां हैं, स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट खर्चे यानी कि बजट खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं, जो स्थायी कमेटी है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और इन समितियों में क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। देन हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है, और अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को क्या किया गया है इसमें कि समितियों को भेजा गया है, और संसद ने क्या किया कि समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुटों और जो छिटपुट बदलाव यानी कि थोड़े मोड़े, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि थोड़े मोड़े बदलाव करके उसको मंजूरी दे दी है। कानूनी नजरिए से यदि हम देखें तो संसद की मंजूरी के बिना ना तो बजट पास हो सकता है और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है, किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा किए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती हो। तो इसमें से ये बात सही है कि अभी जो मैंने बताया ना कि जो विधायक होते हैं आपके या मंत्री होते हैं, उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता, लेकिन इसमें इससे भी हम नहीं नकार सकते कि उनके बिना भी कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सहमति उनकी ज़रूरी है। हम तो सलाह देने वाले होते हैं, हाँ, लेकिन ये होता है कि वो हमारी सलाह मानते ही हैं, क्योंकि सलाह ऐसी होती जो भी होता है कि पूरा सब कुछ जांच पड़ताल जो वही है ना कि हम तर्क और तथ्य के आधार पर पूरी बातें अपनी रखते हैं, कि उनके कोई भी डाउट हो वो उनके बिना पूछे सारी चीज़ें हम क्लियर करके कि इस मुद्दे पे यहाँ पे हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, तो काफ़ी बेटर होगा। आपने कई बार टॉपर्स के मुँह से सुना होगा कि हमें बिना मांगे सुझाव देने चाहिए, क्योंकि हमारा आगे चल के काम ही यही है। इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा हमें बिना मांगे क्यों सुझाव देने, भाई हमारा क्या पेट दर्द कर रहा है कि हम सुझाव देंगे। लेकिन हाँ, सही है कि हमें सुझाव देने के लिए रखा जा रहा, सो हमें सुझाव अभी से अपने दिमाग में आना चाहिए कि इस सेक्टर में यदि ऐसा हो रहा है तो हम उसकी कमी ना निकालें कि कृषि बिल आपने लाया तो इतनी कमियां हैं, हम उसमें कहें कि बिल्कुल एब्सोल्युटली कमी है, लेकिन इसमें ऐसा ऐसा सुधार किया जा सकता है। तो वहाँ पे आप क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं रखे जा रहे हो कि आप जाओ और कोई भी गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें से टांग अड़ाओ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ये काम गलत है। अब ये काम गलत है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सही क्या है, वो आपके पास होना चाहिए कि आपको सुझाव देना, वो आपसे पूछ नहीं रहे कि इसमें गलत क्या है इसमें सही क्या है, हाँ, लेकिन ये काम है, इसमें आप क्या सुझाव दे सकते हैं आप उसे दीजिए। इसलिए आपसे थोड़ा जो यूपीएससी वाला बूथ है ना उसे और अच्छे तरीके से अपने ऊपर चढ़ाई लीजिए, ताकि जब भी कभी मैटर मिले तो उसे सिर्फ क्रिटिसाइज करने की बजाय उसके दोनों तथ्यों को देखते हुए उस पर आप सुझाव देने की कोशिश करिए कि यदि गड़बड़ी है इसमें तो इसमें कुछ ऐसा हम यूनिक करेंगे कि इसमें ये करने से हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है कि कृषि बिल है लेकिन उसमें कुछ कमियां जो रह गई हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हो, चाहे एमएसपी से हो, चाहे एपीएमसी से हो, कोई भी है, उसमें हम ऐसे ऐसे यदि सुधार करते हैं तो हमारा काम बन सकता है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से सही हो सकता है। तो कमेटियां किस लिए होती हैं? सुझाव देती हैं।
ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अभी देखेंगे भी कि कमेटियों में मेंबर कौन होते हैं। अब कमेटियां हैं तो उसमें मेंबर कौन होंगे, तो ये तो आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ एजुकेटेड मेंबर ही होंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि संसद स्वयं को नियंत्रित कैसे करती है। जो हमारी संसद है तो वो स्वयं को नियंत्रित कैसे करती है, इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुवासी हिस्से का मंच है, यानी कि बहस वगैरह होती है संसद में। बहस होती मतलब इनके द्वारा क्या होता है कि संसद अपने सभी जो जरूरी कामों को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है, ताकि क्या हो कि संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उसकी गरिमा भी बनी रहे। खुद संविधान में क्या होता है कि संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, और सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो जो सदन का अध्यक्ष होता है तो इसमें क्या होता है कि कार्यवाही के मामले में वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। आपने देखा होगा कि अभी आपका होमवर्क है, यहाँ पे आपके लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। हर पंचवर्षीय में एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, उन्हीं में से एक अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि अध्यक्ष कौन है, क्योंकि सॉरी, जब भी कोई बैठक वगैरह होती है तो मेन हेड कौन होता है, वहाँ पे पीएम भी नहीं होते हैं। पीएम उसमें बहस का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कि अध्यक्ष कौन होता है, अभी प्रेजेंट टाइम में आपके अध्यक्ष कौन है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि जब अध्यक्ष पद नहीं होता है तो उस टाइम उपाध्यक्ष या अन्य जो विधायक है उनमें से ही किसी को अध्यक्ष उस टाइम के लिए दे दिया जाता है कि अध्यक्ष पद की आज नहीं आए हैं अध्यक्ष महोदय, तो आप ही अध्यक्षता कर लीजिए। तो उन्हीं विधायकों में से किसी एक को बना दिया जाता है, और जो अध्यक्ष रहते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं उन्हीं से ही चुन के बनाया जाता है। तो इसके बारे में मतलब जब भी दोनों सदनों की बहस होगी तो उनमें अध्यक्ष का रोल आप देखते होंगे। कभी भी आप डायरेक्ट लाइव देखे होंगे बहस लोकसभा की, यानी संसद की, तो लोकसभा या राज्यसभा की, तो वहाँ पे देखे होंगे कि जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं तो वो कहाँ की राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं बैठकों की, और यहाँ पे लोकसभा में अध्यक्ष एक अलग से बनाए जाते हैं, स्पीकर, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग, अभी मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस आज बताना है आपको कि अभी वर्तमान समय में आपके लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि और एक मतलब कि एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित रखता है या करता है, कि आपने शायद दल बदल निरोध कानून के बारे में सुना होगा, जो दल बदलू वाला था, ठीक है। जो आपके अनुसूची 10 में है। तो इसमें क्या किया गया था कि विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं, और यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा, यानी कि वो अपनी पार्टी यदि छोड़ना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो किसी न किसी पार्टी से ही होता है। हम हैं यदि, तो हमारी कहीं ना कहीं पहचान है कि हमारे पापा ये हैं, हम उनके बेटे हैं या उनके नाती उनके पोते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं पहचान है, हम उनके थ्रू हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी इंसान है, उसकी तो पार्टी पे आ रहा तो उसकी कोई ना कोई तो पार्टी होगी, किसी ना पार्टी का मेंबर होगा। तो उसके बाद वो क्या कर रहा है कि मतलब विजयी तो हो जा रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि अब हमें भैया इस पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा, हम दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इसे हम दल बदल कहते हैं, कि एक दल को बदल के आप दूसरे दल पे जा रहे हो। उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक ये समस्या बहुत गंभीर वाली बनी रहती है, क्योंकि इस पे बात ज़्यादा नहीं की गई थी, ठीक है। और अंततः क्या होता है कि दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए, और इसके लिए 1985 में संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है, इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दोबारा संशोधित किया गया, और सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। और यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप अपनी नोट्स जो है आपकी वहाँ पे नोट कर लीजिए कि दल बदल कानून कब लाया गया था, 1985, 52वां संविधान संशोधन। इसमें आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा, दल बदल से रिलेटेड ही है। तो इसमें क्या हुआ कि जब भी अध्यक्ष को ऐसा लगेगा
कि इसने दल बदल किया है तो वहाँ पे उसकी सदन की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। और इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे कि मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो जो दल बदलू वाले होते हैं ना कि आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ, तो उनकी फिर कुछ जो पावर होती हैं तो जो आम विधायक है उनसे कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं या पूरी तरीके से छीन ही ली जाती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि दल बदल है क्या चीज़, अब ये भी जानना हमें जरूरी है कि दल बदल है क्या। तो यहाँ पे यदि देखिए कि कोई सदस्य है अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, यानी कि क्या हुआ कि कोई भी मेंबर, आप चाहें तो थोड़ा सा इसे शॉर्टकट में अभी मैं लिखवा रही हूँ और थोड़ा सुनिए इसे, कि इसमें क्या हुआ कि कोई भी जो सदस्य है अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद क्या करे, वो सदन में उपस्थित ना हो, सदन में उसकी प्रेजेंटेशन ना हो, और या क्या हो कि दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, तो उसे हम दल बदल कहते हैं। यानी कि इसमें 3 रीजन है। क्या क्या कि एक तो वो क्या करे कि जब भी उस जिस दल से है उस दल के नेतृत्व में या उसके आदेश के बावजूद वो क्या कर रहा, सदन में नहीं आ रहा, तो आप दल बदल लिख के इसके 3 मेन रीजन लिख लीजिए, ज़्यादा आपको नहीं लिखना उसमें कि क्या कैसे है, तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि पहला क्या है कि जो दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उसका उपस्थित ना होना। दूसरा क्या है कि यहाँ पे दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करना, यानी कि उस पार्टी के जो लीडर हैं, तो जो जिस पार्टी से उस पार्टी के यदि कुछ जा रहे, कुछ अलग बोल रहे हैं कि उनका ये एक कीर घाट जा रहा है, एक बीर घाट जा रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ मेंबर जो है वो एक साथ चल रहे हैं एक ही पार्टी के, लेकिन इन महाशय का कुछ अलग ही चल रहा है, जो मिस्टर एक्स है उनका कुछ अलग ही तिकड़म चल रहा है, ठीक है, कि हम भैया तुम्हारी तरफ से नहीं बोलेंगे, भले ही तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारी एक टीम के मेंबर हैं, लेकिन हम तुम्हारी बातों पे सहमत नहीं होने वाले हैं। तो उसमें से क्या होगा कि ये भी एक इसका मेन रीजन होता है। तीसरा आप लिख लीजिए यहाँ पे कि स्वेच्छा से दल को त्याग देना, स्वेच्छा से वो दल को त्याग कर दूसरे दल को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन तीनों को ही जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी इसे दल बदल हम कहते हैं। अभी दल बदल कानून लाया गया था कि ऐसा मतलब क्योंकि जिसका जब मन करता था वो तभी दल बदल का अपना कर लेता था कि आज यहाँ रहना, आज वहाँ रहना, हम इससे खुश नहीं है, इससे पंगा लिए तो उससे लड़ाई कर देनी, उसके बीच में नहीं बोलना, भले ही हमारी टीम है, हमें उससे बिल्कुल गर्त में ही डाल देना। तो ऐसे में समस्या हो रही थी, ठीक है, तो इसलिए कानून बनाया गया था। तो दल बदल आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब आता है यहाँ पे कि विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर दी हैं, कि थोड़ा सा उसकी पावर कम हो गई है, वो कम्प्लीटली रुका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पावर आपने छीन लिया, तो इससे तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ ही, ठीक है। तो अब फाइनली हम आते हैं कंक्लूजन पे, जितना चैप्टर हम पढ़े उसका ओवरऑल क्या निकल के आ रहा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपने क्या है कि संसद की कार्यवाही का टेलीविजन पर आंखों देखा प्रसारण देखा है, यानी कि जो आपका है कि आप जब देखेंगे ना बहुत इंटरेस्टिंग है सच में, आप देखिए उसे कभी, बहुत मज़ा आता है देखने में उसे कि किस तरीके से वहाँ पे बहस चलती है। और चर्चा तो खैर होती नहीं है, संसद में चर्चा नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखिएगा, चर्चा और बहस दोनों ही मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम नहीं बताने वाली हूँ। तो उसमें बहस होती है, ठीक है, अच्छी खासी वाली बहस होती है, मुक्केबाजी तक पहुँचती है बात, लेकिन लोग अध्यक्ष जी बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या बताया गया कि आपने टेलीविजन में बिल्कुल देखा होगा, और आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी वेशभूषाएं दिखाई देंगी, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह के लीडर वहाँ पे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वे विभिन्न जाति धर्म और संप्रदायों से आते हैं, वे प्रायः एक दूसरे का प्रबल विरोध करते हैं, अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे मतलब क्या है कि देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पीछे इस अध्याय के में आपने क्या देखा कि यही सांसद कार्यपालिका को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं।
वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं और अपनी जो खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक है। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि संसद में क्या होता है कि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न सामाजिक यानी कि अलग अलग समाज से आने वाले लोग, यहाँ पे कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, किसी का कुछ धर्म है, किसी का कोई मतलब अपना रिलीजियन है, मतलब अलग अलग तरीके की, किसी की वेशभूषा अलग है, किसी की लैंग्वेज अलग है। तो आपको पता है कि संसद में जो राज्यसभा में मेंबर हैं और जो लोकसभा में मेंबर हैं, हर एक स्टेट के लिए सीटें अलॉट की गई हैं कि यूपी से, एमपी से, या तो हम बात करें कि जितने भी आपके स्टेट है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, आप लगा के चलिए, हर एक स्टेट से संसद में मेंबर होने ही है। ये बात कंफर्म है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी कुछ हैं जहाँ से उनके मेंबर होते हैं। तो इसमें से क्या हुआ कि यानी उनकी मौजूदगी रहती है। और आप देखिए कि हमारे नॉर्थ का बिल्कुल अलग है और नॉर्थ के बाद हम लोग मिडिल में आ रहे हैं, तो यूपी एमपी मिडिल में आ रहा है, मिडिल का अलग है पूरा मैटर। और उसके बाद हम देखते हैं साउथ का तो और ही अलग है, उनकी तो लैंग्वेज अलग है, उनकी तो और रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है। और यहाँ पे हम ईस्ट में जाते हैं, ईस्ट का तो और आपको पूरा सब कुछ नेपालियन लोग देखने को मिलते हैं। और इधर आप वेस्ट में जाए, उधर भी पूरा रीजन अलग है। ठीक है, लेकिन सब एक साथ वहाँ पे मिलते हैं, सबकी मौजूदगी होती है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बताया गया कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक यहाँ पे दिखाई देता है आपको। और क्या होता है कि इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। दिन क्या होता है कि संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है और यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार भी है। ओवरऑल आप समझ चुके विधायिका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको कोई भी विधायिका से रिलेटेड कंफ्यूजन हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, बिल्कुल आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो कि विधायिका, ठीक है, विधायिका से ही रिलेटेड आपको पूछना है, अदर इधर उधर नहीं घूमना है। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड अब आपको कोई भी समस्या आ रही हो लोकसभा में, राज्यसभा में, या विधायिका कैसे नियंत्रित करती है, कैसे क्या होता है, कानून कैसे बनते हैं, स्थायी कमेटियां क्या थी, सामुदायिक कमेटियां क्या थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में लोकपाल जो भी है आपके कैग हैं, इनके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। और नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप बेझिझक पूछिए, हम यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें, ताकि आप सिर्फ रिवाइज करो, जब दोबारा पढ़ो, सेकंड रीडिंग मत मारो। सेकंड रीडिंग इस तरीके से हो आपकी कि अब हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। और अब हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। और एक होमवर्क आपको और है, मैंने एक होमवर्क आपको दिया कि अभी प्रेजेंट टाइम में अपने लोकसभा के स्पीकर कौन है, लेकिन एक होमवर्क और है कि जो बजट है आपका, वो राज्यसभा में पेश किया जाता है या लोकसभा में पेश किया जाता है। क्योंकि आपने देखा कोई भी कानून हो, कोई भी विधेयक हो, तो या तो लोकसभा में आप पेश कर सकते हो, राज्यसभा में। लेकिन यहाँ पे बजट जो है वो आप किस सदन में पेश करोगे, एक ही सदन इसके लिए जिम्मेदार है। अब आपको बताना है कि वो कौन सा सदन है। ठीक है, लोकसभा है या राज्यसभा है। ये बहुत ही मतलब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और पढ़ ही रहे हैं तो फिर मन लगा के पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड इस टाइम बहुत ज़्यादा अपना कहर मचा के रखा हुआ है, तो उससे भी हमें अपनी सेफ्टी रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अध्याय जो है हमारा 6 यानी कि न्यायपालिका। तो सरकार के तीनों अंग न्यायपालिका पढ़ने के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कार्यपालिका हो चुकी है, विधायिका हो चुकी है। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा, 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए और यहाँ पे मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके फिर कोई डाउट नहीं रह जाएंगे। और जो भी रह जा रहे हैं तो बिल्कुल आप पूछिए मुझसे, मैं यहाँ पे आप सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश भी करूँगी। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।